ये अच्छा है कि सैटरडे संडे मंडे की क्लास होता है ना, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं कि सर 2 दिन हम लोग को वीकेंड है, तो वीकेंड में हम लोग को रहने दीजिए। हाँ मतलब कि ये ठीक है, तुम ठीक ये है। क्योंकि सब अपना अपना देख रहा है, टीचर लोग भी अपना अपना देख रहा है, क्योंकि वो लोग को टाइम नहीं मिल रहा है कॉलेज में। फिर उन लोग संडे में ले रहा है, मंडे भी ले रहा है, तो हम लोग को भी तो अपना देखना होगा। जी है, सही बोल रहे हैं बात। तुम्हारा वैसे कहने का मतलब है कि संडे और मंडे क्लास नहीं होना चाहिए ना। यस सर। ये लीटन बर्मन फिर से मेरे को आज ये कर रहा है, देख। सर नहीं सर, भूल से भी नहीं। हाँ नहीं सर, मत कीजिएगा सर। नहीं नहीं, आज तो एक्सेप्ट करूंगा नहीं, मैं बोल रहा हूँ। लीटन हाँ बर्मन मेरे सर। को भेज रहा है, मजा ले रहा है इधर। नहीं। हाँ। देख तो ये लीटन बर्मन को ना ढूंढना पड़ेगा कौन है। नहीं सर, वो एक्चुअली वो जो है लड़का हम ही लोग क्लास में, लेकिन वो जहाँ रहता है ना सर, वहाँ पर उसका नेटवर्क कनेक्टिविटी बहुत वीक है। वो नहीं आ पाता है, तो उसका नाम से कोई दूसरा फेक आईडी उसका नाम से बना के वो लोग घुसता है। वो तो समझ रहा हूँ मैं। जो भी है छोड़, अभी क्लास हो रहा था तुम लोग का। हाँ सर, खत्म हुआ था 11:30 बजे। ये तक कंप्यूटर एप्लीकेशन था। हाँ। और कब तक चलेगा अभी से वैसे ऑनलाइन क्लास, क्या लग रहा है? प्रणय सर तो बोले नवंबर में स्टार्ट होगा कॉलेज। देखिए। चल शुरू करते हैं फिर। सब आ गया ऑलमोस्ट। प्रोमा। अच्छा, तो हम लोग कहाँ पे थे उस दिन? वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट तेजागीज एनालिसिस, तेजागीज इक्वेशन तो हम लोग डिस्कस किए थे। तेजागीज इक्वेशन में कौन सा चीज़ था? अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, हाँ, सेफ बियरिंग कैपेसिटी, ये सब कैसे करना है हम लोग उस दिन पढ़ा था ना, ये सारा चीज़। ऋतिक, अरे ऋतिक, यस सर। यस सर। बस अब बोल, एक दो क्वेश्चन के आंसर दे, फिर आगे शुरू करेंगे। सर क्लास नहीं किया सर पिछला एक डेढ़ बस वीक से सर। हो गया, जैसे ही बोले सही में सर क्लास नहीं किए है सर, हम बाहर गए हुए थे सर, यहाँ पे नहीं थे। वहाँ पे सर प्रॉब्लम था सर नेटवर्क का, इसी की वजह से। थोड़ा बहुत पढ़ाई कर, फिर जब टाइम मिले थोड़ा बहुत देख लेना, ठीक है? यस सर। तो अच्छा, तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या किए थे? हम लोग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द तेजागीज मेन इक्वेशन, दैट इज द, अच्छा दिख रहा है सबको, विजिबल है? यस। तो देख क्या हुआ था, तेजागी का जो बियरिंग कैपेसिटी इक्वेशन था वो ऑलरेडी हम लोग पढ़े थे उसको। उसमें सी एन सी टर्म था, दैट इज अ कोहेशन टर्म, और उसके साथ मेरा गामा बी का टर्म था, जो डिपेंड करता है डेप्थ के ऊपर, और उसके साथ गामा डी का टर्म था। तो ये तीनों टर्म मिलकर तेजागी का इक्वेशन था। इसके साथ और क्या था ना, बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर है, एन सी एन क्यू एन गामा, ये तीनों जो है, तीनों हम लोग बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर वो भी हम लोग पढ़े थे। तो एन सी का जो वैल्यू है, एन सी एन क्यू एन एन गामा का वैल्यू, तो नॉर्मली ये तीनों वैल्यू दिया रहेगा क्वेश्चन पेपर में, अगर कोई भी न्यूमेरिकल रहता है तो दिया रहता है, बट फिर भी अगर नहीं दिया रहेगा तो तुम लोग इस इक्वेशन से निकाल सकते हो, ठीक है? तो बट बहुत बड़ा फार्मूला है, तो याद रखना थोड़ा मुश्किल है, तो इसीलिए मैक्सिमम 99% केस में वैल्यूज आर गिवन। बाकी तुम लोग को ऑलरेडी मैं डिस्कस किया हूँ दैट इफ द फाइव वैल्यू इज 0
देन एन सी का जो वैल्यू है दैट इज़ 5.7 एंड एन क्यू का जो वैल्यू रहेगा दैट इज़ 1 एंड एन गामा का जो वैल्यू रहेगा दैट इज़ 0। तो ये फॉर द वैल्यू फॉर द 5 वैल्यू 0 के लिए तुमको एन सी एन क्यू एन गामा का वैल्यू याद रखना है, ठीक है। अच्छा 5 वैल्यू 5 का जो वैल्यू है 5 वैल्यू ग्रेटर देन 36 डिग्री होगा तो जनरल सेल फेलियर रहेगा मेरा, और लेस देन 28 और 29 डिग्री रहेगा तो देन इट इज लोकल सेल फेलियर, ठीक है। तो लोकल सेल फेलियर में लास्ट क्लास में क्या तुम लोग को बोले थे एक चीज़ दैट जो सी टर्म था मेरा, जो सी एन सी जो टर्म है उसमें सी के जगह में दैट मीन्स द कोहेशन के जगह में क्या पुट करेंगे हम लोग ना, वी विल पुट द 2/3 सी, 2/3 देखो सी डैश के जो वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ दैट फॉर लोकल शेयर फेलियर सी डैश वैल्यू शुड बी 2/3 ऑफ सी एंड 5 डैश वैल्यू शुड बी tan इनवर्स ऑफ 2/3 tan 5, और tan 5 के जगह में हम लोग डायरेक्टली 2/3 tan 5 भी पुट कर सकते हैं। अगर tan इनवर्स है तो इसको अगर फिर इधर कर लो तो tan 5 आ जाएगा, तो tan 5 डैश इज इक्वल टू ना tan ऑफ 2/3 tan 5, ठीक है। तो ये दोनों जो वैल्यू है ये दोनों लोकल शेयर रहेगा तो फिर हम लोग ये दोनों वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक। और बाकी जो भी चीज़ है तो उसमें तो जनरल शेयर फेलियर आएगा, जनरल शेयर फेलियर तो तुम जानते हो सेम इसी इक्वेशन में पुट करके सारा कुछ निकालना, ठीक है। तो और कुछ कंडीशन था जो जनरल शेयर फेलियर का दैट इज डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटी इंडेक्स, क्या बोले थे डेंसिटी इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करता था। डेंसिटी इंडेक्स मतलब आईटी के वैल्यू के ऊपर, देखो लास्ट क्लास में कॉपी में लिखवाया तुम लोग को ID will be greater than 70 then general shear failure, हाँ बस, और लेस देन 20 हो तो फिर मेरा लोकल शेयर फेलियर। फिर पेनिट्रेशन टेस्ट का वैल्यू था कुछ दैट इज द डिपेंडिंग ऑन कैपिटल एन, और फिर एन लेस देन इज इक्वल टू 5 होगा तो फिर लोकल शेयर फेलियर, ठीक है। तो सारा चीज़ कुछ एजम्पशन मतलब कुछ ये फैक्टर था जो डिपेंड करता है ये द फेलियर इज इन जनरल शेयर फेलियर और लोकल शेयर फेलियर, ठीक है। तो इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज द व्हाट आर द एजम्पशंस ऑफ तेरजागीज एनालिसिस, ठीक है। तेरजागी का कुछ एजम्पशंस था जो तेरजागी ने डिसाइड किया था। तो उस ये वाला जो टॉपिक है मेनली 5-6 एग्जाम्पशन है, ये बहुत पूछता है क्वेश्चन में तुम्हारा इसमें सेमिस्टर एग्जाम में, जे राइट डाउन द एनी 3 एग्जाम्पशन ऑफ तेरजागी। तो 2 मार्क्स से पूछते तो इसको थोड़ा पढ़ लेना है, कुछ है नहीं। देखो नॉर्मली क्या होता है, फर्स्ट एग्जाम्पशन जो दिया हुआ है दैट द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज लेस देन और इक्वल टू इट्स विड्थ। जो तेरजागी का बियरिंग का थ्योरी जो हम लोग इनिशियली किए थे, देखो जिसमें 3 रेडियल जोन है, जोन 1, जोन 2, जोन 3, वही चीज़ यहाँ पे है। तो उसी के ऊपर बेस करके तेरजागी ने फर्स्ट जो एग्जाम्पशन इसको लिख के रखो दैट द डेप्थ ऑफ फर्स्ट वन इज द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। जो फाउंडेशन का डेप्थ रहेगा इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू इट्स विड्थ। इफ द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज मोर देन इट्स विड्थ, इफ द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज मोर देन इट्स विड्थ मीन्स ये जो नीचे का जो डेप्थ है ये अगर ये जो नॉर्मल दैट इज बी से अगर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो इन दैट केस हम लोग किंतु इस जो इक्वेशन है तेरजागी का उससे हम लोग एनालिसिस नहीं कर सकते, ठीक है। तो मेरा जो डेप्थ रहेगा इट शुड बी इक्वल टू विथ और लेस देन विथ, ठीक है, दैट इज द फर्स्ट एग्जाम्पशन। सेकेंड थिंग इज द बेस ऑफ द फुटिंग इज रफ, ठीक है। Third one, the soil above the bottom of foundation has no shear strength. The soil above the bottom of foundation has the no shear strength is only a surcharge load against the overturning load. ठीक, is only a surcharge load against the overturning load. तो क्या होता है जो फाउंडेशन मेरा रहता है, हम लोग आगे और एक चीज़ पढ़ेंगे उसमें भी ये चीज़ रहेगा दैट इज इसेंट्रिसिटी लोड। इसेंट्रिसिटी लोड क्या होता है इसेंट्रिसिटी लोड में मीन्स ये अगर
हम लोग यहाँ पे क्या एज्यूम कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं दैट क्यू लोड इज द वर्टिकल लोड, ठीक है। बट ऐसा भी तो हो सकता है जो क्यू मेरा लोड यहाँ पे है, ये लोड इंक्लाइंड वे में आ रहा है, ये लोड इंक्लाइंड वे में आ रहा है, हो सकता है कि नहीं? यस सर, हो सकता है। हाँ, तो इंक्लाइंड वे में आएगा तो क्या होगा, मेरा जो यहाँ कंपोनेंट डिवाइड करेंगे और कैसे पहले। हाँ, तो इसको डिवाइड करेंगे और क्या होगा, जो ये जो पॉइंट है, सपोज मान के चलो क्यू यहाँ पे मिडिल पॉइंट में आ रहा है, तो क्यू मिडिल पॉइंट में आ रहा है तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में मेरा लोड आ जा रहा है। बट अगर इंक्लाइंड वे में आया तो क्या होगा, फिर इसेंट्रिसिटी लोड आएगा। तो इसेंट्रिसिटी लोड अगर आ गया तो मेरा जो ये जो क्या बोलते हैं विथ जो है, तो विथ चेंज हो जाएगा। मीन्स जो प्रॉपर जो इसके मिडिल में हम लोग ले रहे थे, तो वो मिडिल पॉइंट शिफ्ट होकर इस साइड में आ जाएगा। सपोज इस पॉइंट में है मेरा, मान के चलो इस बी के कोने में है लोड आ रहा है, तो क्या होगा, इसके जो मिडिल पॉइंट होगा फिर ये शिफ्ट हो जाएगा इधर, ठीक है। इस पर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो इस लोड को हम लोग बोलते हैं इसेंट्रिसिटी लोडिंग, ठीक है। जो सेम चीज़ है वही इसेंट्रिसिटी लोडिंग के कॉन्सेप्ट में ऊपर बेस करके लिखा है, दैट इज ओनली ए सरचार्ज लोड अगेंस्ट द ओवरटर्निंग लोड, ठीक है। नेक्स्ट वन, द सरचार्ज अप टू द बेस ऑफ फुटिंग इज कंसीडर। कहाँ तक कंसीडर करेंगे, द सरचार्ज अप टू द बेस ऑफ फुटिंग इज कंसीडर, ठीक। लोड अप्लाइड इज वर्टिकल एंड नॉन इसेंट्रिसिक। तो तेजागी ने जो एजम्पशन किया, तेजागी ने कोई इसेंट्रिक लोड को कंसीडर नहीं किया था, इसीलिए लोड जो तेजागी एजम्पशन में है, तेजागी बस वर्टिकल लोड को एज्यूम किया है। वही चीज़ जो है, द लोड अप्लाइड ऑन द टॉप ऑफ द फुटिंग इज वर्टिकल एंड नॉन इसेंट्रिसिक। नेक्स्ट वन, द सॉइल इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। द सॉइल इज होमोजीनियस and isotropic. Last one is the L by B ratio should be infinite. L by B ratio should be infinite, ठीक है। ठीक, कोई डाउट है एजम्पशंस में? ठीक है सर। अच्छा, और एक चीज़ क्या कभी कभी पूछते, बहुत कम बारी पूछे है ये चीज़, फिर भी थोड़ा जानना जरूरी है, दैट व्हाट इज द लिमिटेशंस ऑफ तेजागी। व्हाट इज द लिमिटेशंस ऑफ तेजागी, लिखो। ये मेन लिमिटेशंस ऑफ द तेजागी इज एज द soil compressed, soil अगर compress हुआ तो क्या चेंज होगा, soil को अगर हमने compress किया तो soil में डिफरेंट पार्टिकल उसके अंदर है, पार्टिकल्स है, तो ये पार्टिकल्स में क्या होगा, उसका डिफरेंट ये है, क्या बोलते हैं, 5 वैल्यू है, एंगल ऑफ शेयर रेजिस्टेंस डिफरेंट है। तो 5 वैल्यू जो होगा, अगर कंप्रेस करें तो 5 वैल्यू भी चेंजेस होगा। तो लिखो, एज द सॉइल कंप्रेस्ड देन द 5 वैल्यू हैज आल्सो चेंजेस एंड द स्लाइट डाउनवर्ड मूवमेंट of footing may or may not develop in fully the plastic zones, in case of fully the plastic zones. इफेक्टिव सर बढ़ जाता है। हाँ, इफेक्टिव कैपेसिटी जो है, इफेक्टिव ये का कॉम्पैक्शन से बढ़ जाता है, शियर स्ट्रेंथ भी बढ़ जाता है, इसीलिए। समझा नहीं क्या बोलने जा रहा।
सर कॉम्पैक्ट ये जो हो रहा है सर, हाँ कंप्रेशन, उससे क्या होता है सर, इफेक्टिव डेप्थ और ये सब सर बढ़ जाता है ना। हाँ, अगर कॉम्प्रेसिव करेंगे तो बढ़ेगा। इफेक्टिव स्ट्रेस, ये सब बियरिंग कैपेसिटी बढ़ता है। हम्म, देख बियरिंग कैपेसिटी बढ़ेगा कि अगर कंप्रेस करने से जो बियरिंग कैपेसिटी बढ़ेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। ठीक, क्योंकि ना बियरिंग कैपेसिटी अगर मेरे को इंक्रीज करना है तो बियरिंग, फर्स्ट थिंग तो बियरिंग कैपेसिटी को फाइंड आउट करना है, तो वी कैन फाइंड आउट थ्रू ओनली द प्लेट बियरिंग लोड टेस्ट। एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं प्लेट लोड टेस्ट। तो प्लेट लोड टेस्ट अगर हम लोग नहीं करेंगे तो सॉइल का बियरिंग कैपेसिटी हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, सिंपल। सेकेंड थिंग, अगर सॉइल को हम लोग कॉम्पैक्शन की, सॉइल को कॉम्पैक्शन की तो ये चीज़ है कि हाँ उसका वॉइड जो है वॉइड वहाँ से घट जा रहा है, और फिर फाई वैल्यू जो है फाई वैल्यू भी कम हो रहा है, जो भी वॉइड से वॉइड यूज होता है। बट ऐसा भी तो नहीं हो सकता है जो, क्योंकि इसमें क्या क्या टर्म है, एक तो कोहेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, सेकेंड जो इम्पोर्टेंट थिंग है दैट इज द वाटर टेबल। वाटर टेबल की तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हम लोग को बियरिंग कैपेसिटी में। हाँ, हम लोग ऑलरेडी वाटर टेबल के बारे में डिस्कस किए ही नहीं है अभी तक, क्योंकि ना मान के चल ये फुटिंग है, ठीक है, और ये मेरा GL है दैट इज द ग्राउंड लेवल है, तो ग्राउंड लेवल से डेप्थ ऑफ फुटिंग दैट इज DF डेप्थ में मेरा फुटिंग सिचुएटेड है। तो वाटर टेबल मान के चल, जो वाटर टेबल जो है, वाटर टेबल मेरा फुटिंग जो फुटिंग से भी नीचे है। ठीक है, मान के चलो यहाँ पे इस पोजीशन मतलब इससे और 1 मीटर नीचे है, तो मेरा जो सॉयल है तो ये वाटर टेबल है, यहाँ पे वाटर टेबल है 1 मीटर नीचे, कहाँ से, फुटिंग से 1 मीटर नीचे। तो फुटिंग के ऊपर वाला जो पोर्शन का सॉयल है, तो ये वाला जो सॉयल है ये तो मेरा ड्राई सॉयल रहेगा, हाँ या ना। ये जो सॉयल है ये सॉयल ड्राई सॉयल रहेगा। फिर जिस पोजीशन में वाटर टेबल आएगा तो वाटर टेबल के आसपास जो सॉयल है वो सॉयल प्रॉपरली ड्राई नहीं रहेगा, सैचुरेटेड रहेगा सर। सैचुरेटेड रहेगा। तो क्या हो जाएगा, फिर दोनों सॉयल का मेरा मिक्सचर बन रहा है, बेसिकली ड्राई सॉयल भी रहेगा फिर सैचुरेटेड सॉयल भी रहेगा। तो जो मेरा लोड आ रहा है, तो लोड का बियरिंग कैपेसिटी एक तो ड्राई सॉइल जहाँ पे है उसके लिए भी अलग हो सकता है और सैचुरेटेड सॉइल के लिए भी अलग हो सकता है, हाँ या ना। क्योंकि ना जो सैचुरेटेड सॉइल है उस पोजीशन में बियरिंग कैपेसिटी अलग हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। क्योंकि ना अगर ड्राई में हम लोग गामा D का वैल्यू लेंगे बट सैचुरेटेड में गामा सैचुरेटेड का वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो इसीलिए वाटर टेबल का फैक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो ये सारा चीज़ देख के हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ सर कॉम्पैक्शन करने से ही वो इंक्रीज कर रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट जो देखेंगे हम लोग, नॉर्मल जो इक्वेशन था बियरिंग कैपेसिटी का तेरजागी के हिसाब से, वो क्या था ना, CNC, यहाँ पे N लिखा है, N नहीं होगा, C होगा, जो CNC प्लस क्या करें, CNC प्लस सिग्मा NQ सिग्मा इनटू प्लस गामा D करके था प्लस हाफ ऑफ गामा B N गामा, यही था ना, हाफ ऑफ गामा B N गामा। यस सर। बट तेरजागी ने क्या किया है, तेरजागी नॉर्मल जो फैक्टर कंसीडर किए हैं, गामा का फैक्टर ले रहा है, डेप्थ का फैक्टर लिया है, सब कुछ ठीक है, बट उसके साथ वो शेप ऑफ द फुटिंग को भी कंसीडर किए हैं। क्या कंसीडर किए, शेप ऑफ द फुटिंग को भी कंसीडर किया है। तो अब शेप ऑफ द फुटिंग क्या हो सकता है, शेप ऑफ द फुटिंग डिफरेंट फाउंडेशन के लिए डिफरेंट टाइप का होता है। तुम लोग देखिए, जो मेरा हम लोग का जो घर बनता है, नॉर्मल जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग में फुटिंग जो है स्क्वायर फुटिंग होता है या फिर रेक्टेंगल फुटिंग होता है कभी कभी। बट बड़ा बड़ा जो टॉल स्ट्रक्चर उसमें रेक्टेंगल फुटिंग नहीं होता है, उसमें सर्कुलर फुटिंग होता है।
तो different depending on the foundation and the bearing capacity of soil, we have decided the different shape of the footing. ठीक, तो normally strip footing is there, round footing is there, square footing is there and rectangular footing is there. नॉर्मली 4 टाइप के फूटिंग की हम लोग कंसिडर करते हैं. तो इसीलिए तेरजागी ने क्या किया ना, एक शेप फैक्टर बोल के फैक्टर को इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दिया. शेप फैक्टर बोल के इक्वेशन को मल्टीप्लाई किए, किसके साथ किए, जो बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर है, बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किए. तो फाइनली मेरा क्या इक्वेशन होगा, फाइनल जो इक्वेशन होगा दैट इज क्यू यू इक्वल टू bearing capacity is equal to CNC into SC plus gamma bar or gamma whatever, gamma D NQ into SQ into SQ. NQ के साथ जो टर्म रहेगा मेरा शेप फैक्टर दैट इज डिनोटेड बाय SQ. C के साथ जो टर्म रहेगा दैट इज डिनोटेड बाय SC. ऐसे भी याद रखना. फिर लास्ट 0.5 गामा बी एन गामा इंटू एस गामा. ठीक है, तो एस सी एस क्यू एंड एस गामा आर द शेप फैक्टर हुज वैल्यूज फॉर द स्क्वायर एंड सर्कुलर फुटिंग आर. ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट पे पढ़ रहे हैं. तो एस सी एस क्यू एस गामा क्या होगा, मेरा शेप फैक्टर है जिसको हम लोग 3 टर्म के सेपरेट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. क्लियर, कोई डाउट है आपको यहाँ तक? অয়ন, यस सर। বুঝতে পারছিস? हाँ ঠিক আছে. तो मेरा सेफ फैक्टर आ गया. तो अब सेफ फैक्टर जो कंसीडर किया है तेलजगी, उसका कुछ वैल्यूज़ भी है, जो वैल्यूज़ को हमको याद रखना पड़ेगा यहाँ पे. नॉर्मली बियरिंग कैपेसिटी होगा उसमें जो लॉन्ग फुटिंग मीन्स, लॉन्ग फुटिंग मतलब क्या है यहाँ पे, जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिप फुटिंग. लॉन्ग फुटिंग मतलब स्ट्रिप फुटिंग. तो स्ट्रिप फुटिंग जो रहता है, स्ट्रिप फुटिंग में लिख के रखने से, इन केस ऑफ ए स्ट्रिप फुटिंग दैट एससी वैल्यू इज 1, SQ value is 1 and S gamma is equal to 1. In case of a steep footing or long footing, SC is equal to 1, SQ is equal to 1 and S gamma is equal to 1. Next, for square footing, SC is equal to 1.3, SQ is equal to 1 and S gamma is equal to 0.8. ठीक है. एंड फॉर सर्कुलर फुटिंग के लिए होगा मेरा SC is equal to 1.3, SQ is equal to 1 and S gamma is equal to 0.6. ठीक, एस गामा इज इक्वल टू 0.6. अच्छा, तो देख एस क्यू का जो मेरा सेफ फैक्टर है, सेफ फैक्टर एस क्यू, इस सारा चीज के लिए सेम है, दैट इज 1. तो हम लोग एस क्यू का अगर नहीं भी याद रखेंगे फिर भी चलेगा, पर हमको एस सी और एस गामा ये 2 टर्म को याद रखना है, और ये 2 टर्म ही नॉर्मली चेंज हो रहा है. इतना टफ नहीं है. स्ट्रिप फुटिंग के लिए दोनों सेम रहेगा, तो स्ट्रिप फुटिंग के लिए कोई चेंजेस आएगा ही नहीं. स्ट्रिप फुटिंग के दोनों 1 रहेगा. मेन जो चेंज है दैट इज स्क्वायर फुटिंग एंड सर्कुलर फुटिंग. स्क्वायर फुटिंग में एस वैल्यू 1.3,
सर्कुलर में भी एस सी वैल्यू 1.3, ओनली डिफरेंस इज एस गामा का वैल्यू स्क्वायर फुटिंग में होगा 0.8 और सर्कुलर फुटिंग में होगा मेरा 0.6। ठीक है। फॉर ए रेक्टेंगुलर फुटिंग ऑफ लेंथ L and with B, for length L and with B, SC is equal to क्या होगा ना 1 प्लस 0.3 B by L, 1 प्लस 0.3 B by L एंड एस गामा इज इक्वल टू होगा मेरा 1 माइनस 0.2 B बाई L। ठीक, 1 माइनस 0.3 B बाई क्या बोलते हैं 1 माइनस 0.2 B बाई L जो टर्म है इसको हम लोग 0.8 भी लिख सकते हैं, 0.8 भी लिख सकते हैं। जो यहाँ पे स्क्वायर फुटिंग में वही सेम चीज़ यहाँ पे 0.8 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मीन्स 1.0.2 B बाई L इजिकल टू मेरा 0.8 ही आएगा था। ठीक, तो ये सारा चीज़ आ गया मेरा सेफ फैक्टर में। ठीक है, तब तुम लोग बोलो जे फॉर ए C5 सॉइल, मैंने क्या बोला लास्ट क्लास में, ये C5 सॉइल मतलब क्या होता है? ए प्रमा बोल, C5 सॉइल मतलब क्या होता है? सर जो मतलब सैंड से ये मतलब सैंड और सिल्ट का कॉम्बिनेशन, तो सैंड और क्ले का कॉम्बिनेशन, सिल्ट में क्ले। ओके सर। क्योंकि ना क्ले में मेरा क्ले जो सॉइल रहेगा उसमें मेरा 5 वैल्यू रहेगा और जो सैंड ये रहेगा उसमें C वैल्यू रहेगा। तो ये दोनों सॉइल का जो मिक्सचर रहेगा तो उसमें C का ही वैल्यू रहेगा और 5 का ही वैल्यू रहेगा। ठीक, तो इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं C5 सॉइल। तो इन केस ऑफ ए C5 सॉइल for a circular footing, क्या होगा अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी? फॉर ए सर्कुलर फुटिंग व्हाट इज द अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी? बोल, सारा वैल्यू दिया हुआ है, तुम जानते हो इक्वेशन। तो मेरे को बताओ कि अगर तुमको बोल दिया गया जे द फुटिंग इज सर्कुलर टाइप ऑफ फुटिंग, देन व्हाट इज द अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ फुटिंग? तो इनिशियल इक्वेशन क्या होगा मेरा? CNC हाँ, CNC प्लस हाफ ऑफ गामा D और प्लस ना देख क्या बोला मैंने, ये तेरजागी ने बोला है ये डिपेंडिंग ऑन द सेफ फैक्टर। हाँ सर, सेफ फैक्टर कंसीडर करेगा ना, तो सेफ फैक्टर इसलिए तो बोला जी है। हाँ सर, सेफ फैक्टर को अगर कंसीडर किया तो क्या बोला अभी इक्वेशन में क्या था, जे CNC इंटू SC, ठीक से देख, CNC इंटू सेफ फैक्टर दैट इज द SC प्लस गामा D NQ इंटू SQ प्लस हाफ गामा B N गामा इंटू S गामा। तो मैंने अभी क्या बोला कि SQ का जो वैल्यू है, SQ का वैल्यू हर जगह में 1 है, तो वी कैन नेग्लेक्ट, जो तुम इसको भूल भी जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट दो चीज़ मेरे को याद रखना है, फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म, ये दोनों चीज़ में सेफ फैक्टर मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। अगर तुमको क्वेश्चन में ये दिया हुआ है ये फॉर ए स्ट्रिप फुटिंग, उसके बाद ABC जो भी हॉट एवर द कंडीशन इज गिवन,
बट पार्टिकुलरली क्या बोला गया है, ये फॉर ए स्ट्रिप फुटिंग। तो मैंने अभी क्या बोला, ये स्ट्रिप फुटिंग में सारा चीज़ देखो, स्ट्रिप फुटिंग मीन्स लॉन्ग फुटिंग, लॉन्ग फुटिंग में सारा चीज़ वन है, वन है। तो स्ट्रिप फुटिंग में इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, मीन्स एस सी भी वन, एस गामा भी वन, तो नॉर्मल जो इक्वेशन था वही इक्वेशन रहेगा। तो स्ट्रिप फुटिंग में मेरा कोई टेंशन नहीं है, नॉर्मल इक्वेशन ही होगा। बट मैंने अभी क्या क्वेश्चन पूछा, ये व्हाट इज द अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इन केस ऑफ ए सर्कुलर फुटिंग। तो सर्कुलर फुटिंग के लिए क्या होगा, एस सी का वैल्यू क्या था 1.3 CNC into 1.3 प्लस गामा NQ BQ SQ तो 1 है, प्लस हाफ गामा BN गामा N गामा इंटू 0.6। तो फाइनली अगर तुम लोग करोगे तो ऐसे आएगा, जो 1.3 तुम लोग सामने ले लो, तो फाइनल इक्वेशन जो होगा 1.3 एक देखो 1.3 CNC प्लस गामा DNQ प्लस यहाँ पे हाफ है, इसके साथ मेरा क्या मल्टीप्लाई होगा 0.6, तो 2 से डिवाइड कर दो, तो 0.3 गामा बी एन गामा, बस यही इक्वेशन है सर्कुलर के लिए। 1.3 CNC प्लस सिग्मा एन क्यू प्लस 0.3 गामा बी एन गामा। बी क्या है ना, बी मेरा डायमीटर ऑफ द फुटिंग, यहाँ पे बी डायमीटर होगा है, क्योंकि सर्कुलर फुटिंग बोला गया, तो सर्कुलर फुटिंग मतलब डायमीटर चाहिए, तो डायमीटर मतलब बी आ जाएगा मेरा। क्लियर? यस सर। ठीक। अब आयन बॉल स्क्वायर फुटिंग के लिए क्या होगा, स्क्वायर फुटिंग के लिए इक्वेशन में क्या होगा बॉल, आयन भूल गया ना सर CNC into 1.3 प्लस गामा NQ BQ SQ तो 1 है, प्लस हाफ गामा BN गामा into 0.8। तो 0.8 मतलब फाइनली क्या वही 0.4 आ जाएगा, तो एक साथ तुम लोग बोल सकते हो, मतलब हाफ को हाफ बोलने की जरूरत ही नहीं है, 0.4 गामा बी एन गामा। ठीक है, तो ये आ गया मेरा नॉर्मल इक्वेशन। तो रेक्टेंगुलर के भी सेम चीज़ है, यहाँ पे डायरेक्टली तुम लोग पुट कर दो 1 प्लस 0.3 बी बाई एल, स्टार्टिंग में एकदम पुट कर दो, और लास्ट में जो है ये वाला टर्म आइदर तुम लिखो जो 1 माइनस 0.2 बी बाई एल, और तुम लोग लिख सकते हो 0.4, क्योंकि मैंने बोला जो इसका जो वैल्यू आएगा दैट इज इक्वल टू 0.8, तो 0.8 इंटू हाफ इज इक्वल टू 0.4 ही आएगा फिर। ठीक है, अच्छा, तो ये आ गया मेरा सी फाई सॉइल के लिए। अच्छा, अब बोलो अगर सॉइल कोहेसिव सॉइल है, अगर मेरा सॉइल क्या बोला गया कंडीशन में, इन केस ऑफ ए कोहेसिव सॉइल, तो कोहेसिव सॉइल कंडीशन में सर्कुलर फुटिंग का इक्वेशन क्या होगा, इन केस ऑफ ए कोहेसिव सॉइल कंडीशन सर्कुलर फुटिंग का इक्वेशन क्या होगा फाइनली, देखो पहला वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, सी का जगह सर ये इक्वेशन डाल दो, सी का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो सी का वैल्यू मेरा अगर 0 हो गया, अगर हम लोग यहाँ पे सी एन सी का वैल्यू 0 हो गया, तो सी का वैल्यू 0 हो गया, तो फिर कैसे होगा, फिर तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। नहीं सर, सब 0 हो जाएगा, पहला टर्म ही 0 हो जाएगा, तो पहला टर्म ही 0 हो जाएगा। मैंने क्या कंडीशन बोला, कोहेसिव सॉइल बोला, कोहेसिव सॉइल के लिए यहाँ पर सेकंड वाला इक्वेशन है ना, वहाँ लगेगा सर NC की जगह ये वाला इक्वेशन लगेगा। पहले तो मेरे को ये बता कि कोहेसिव सॉइल में सी का वैल्यू कितना होता है, 1। ग्रेटर देन 0, 1 नहीं, यस सर, 0 से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, सी का वैल्यू 0 से ज्यादा कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, फाई का वैल्यू कितना होगा, 0 से 0, तो फाई का वैल्यू 0,
और सी का वैल्यू ग्रेटर देन 0। तो फाई का वैल्यू 0 हो रहा है और सी का वैल्यू ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो पहला जो टर्म है, फर्स्ट टर्म जो रहेगा मेरा, इतना कौन श्योर है जो फर्स्ट टर्म में वैल्यू रहेगा, क्योंकि ना सी का वैल्यू 0 नहीं है। तो सी का वैल्यू 0 नहीं है, तो सी जो टर्म है दैट इज सी एन सी का जो टर्म है वो रहेगा यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग क्या बोला था, ये कोहेसिव सॉइल का कंडीशन होगा कोहेसिव फॉर ए सर्कुलर फुटिंग। तो सर्कुलर फुटिंग मतलब 1.3, यस सर। तो मेरा क्या होगा 1.3 सी एन सी, 1.3 सी एन सी, एस सी का वैल्यू तो 1.3 हो गया, तो 1.3 सी एन सी हो गया, प्लस एस क्यू का वैल्यू क्या है 1 होगा। एस क्यू का 1 और एन क्यू का वैल्यू क्या होगा एक्चुअली बोर्ड नहीं है, तो बोर्ड नहीं है बोल के लिख नहीं पा रहा हूँ, इसका भूल जा रहा था। मैंने क्या बोला था, जो बोला था ना, जो सर, and one. 1 है, ठीक सर, 1 हाँ 1 होगा, तो एन का वैल्यू 1 हो गया। तो मेरा यहाँ पे क्या टर्म आएगा, प्लस गामा डी टर्म आएगा ओनली। सेकेंड टर्म Yes, में सब चीज 1 हो जा रहा है, तो ओनली मेरा रहेगा गामा डी। थर्ड टर्म जो है, थर्ड टर्म में क्या था, एस गामा का तो छोड़ो, एस गामा का सर्कुलर फुटिंग वैल्यू कितना था, एस गामा का जो वैल्यू है इन केस ऑफ ए सर्कुलर फुटिंग दैट इज 0.6 था, ठीक है। बट एन गामा का जो वैल्यू है, एन गामा का वैल्यू क्या है 0, एन गामा वैल्यू 0, तो एन गामा मेरा 0 हो गया, तो पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, तो इसका बारे में सोचना ही नहीं है। तो बेसिकली मेरा टर्म जो है 1.3 सी एन सी, 1.3 सी एन सी प्लस गामा डी, इतना ही आ रहा है फॉर ए कोहेसिव सॉइल फॉर सर्कुलर फुटिंग। तो 1 पॉइंट, और क्या था एन सी का, मैंने बोला था एन सी का वैल्यू तुमको याद रखना है। इन केस ऑफ क्या बोलते हैं, फाई इक्वल टू 0, कोहेसिव सॉइल मतलब क्या था, फाई इक्वल टू 0, तो फाई इक्वल टू 0 मतलब एन सी का वैल्यू हो जाएगा 5.7, तो 1.3 इंटू 5.7, तो फाइनली इक्वेशन क्या होगा 7.4 सी। 1.3 के साथ तुम 5.7 मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आ रहा है 7.4 आएगा, तो 7.4 सी प्लस सिग्मा, सिग्मा मतलब गामा डी। तो देखो इक्वेशन कितना छोटा हो गया। तो तुमको क्वेश्चन पूछेगा, जस्ट 1 मिनट लगेगा, तुमको डायरेक्टली पुट कर देना है जो क्यू एफ इज इक्वल टू 7.4 सी प्लस सिग्मा। कुछ नहीं है, 2-3 प्रैक्टिस करेगा ना, एकदम इजी है, हो जाएगा। क्लियर। तो सेम चीज मेरा इसमें स्क्वायर फुटिंग में कितना आएगा, बोल स्क्वायर फुटिंग में कितना आएगा। इन केस ऑफ ए स्क्वायर फुटिंग मेरा फाइनल इक्वेशन क्या होगा, स्क्वायर फुटिंग में तो सेम ही रहेगा, स्क्वायर फुटिंग में तो सेम ही रहेगा। स्ट्रिप फुटिंग में बोलो, स्ट्रिप फुटिंग में कितना आएगा, स्ट्रिप फुटिंग में वैल्यू सर वो फुटिंग का SC1 रहेगा, इसके लिए सब यहाँ 1 ही रहेगा, वहाँ पे 1 ही रहेगा, तो 1 ही, तो स्टार्टिंग का जो वैल्यू स्टार्टिंग का 1 ही रहेगा, तो मेरा फाइनल इक्वेशन क्या होगा 5.7 सी, क्योंकि एनसी वैल्यू तो 5.7 है। हाँ सर। तो 5.7 सी प्लस सिग्मा, 5.7 सी प्लस सिग्मा होगा ना, सब सेम ही है, तो 5.7 सी प्लस सिग्मा। अच्छा, अगर सॉइल मेरा नॉन कोहेसिव रहेगा, फर्स्ट हम लोग पढ़े हैं ये चीज, दैट इज फॉर C5 सॉइल। फाई का वैल्यू 1 हो जाएगा, सी का वैल्यू तो 0 हो जाएगा सर, नॉन कोहेसिव रहेगा तो। हाँ, नॉन कोहेसिव रहेगा तो सी का वैल्यू मेरा 0 हो जाएगा और फाई का वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहेगा। पहला टर्म 0 रहेगा, बस पहला टर्म 0 रहेगा और कुछ नहीं है, बाकी जो चीज़ है वो सेम रहेगा। सिग्मा इंटू एन क्यू, तो सिग्मा इंटू एन क्यू और एस क्यू का वैल्यू तो 1 ही रहेगा, एस क्यू छोड़। तो थर्ड टर्म जो रहेगा, जो लास्ट टर्म रहेगा, बेसिकली लास्ट जो टर्म रहेगा इसमें थोड़ा चेंजेस होगा, लास्ट टर्म में थोड़ा चेंजेस होगा, क्योंकि ना इस टर्म तो 0 नहीं हो रहा है, इसमें
एक बार था 0.8 और एक बार था 0.6, मीन्स मल्टीप्लाई बाई 0.5 से हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.3 और 0.4 आएगा। 0.4 किसके लिए आएगा? स्क्वायर फुटिंग के लिए, क्योंकि ना स्क्वायर फुटिंग में 0.8 है तो उसको हाफ से डिवाइड कर 0.4 और इससे आएगा 0.3। ठीक, क्लियर? कुछ डाउट है? पूछ सकता है, कोई डाउट है तो अप टू दिस। चलिए बताइए एक बार और सर, हाँ, बीच वाला वैल्यू सर, गामा गामा फिर गा, हाँ डी गामा एन डी क्यू गामा डी एन क्यू, गामा डी एन क्यू बीच बराबर कर रहा है गामा डी एन क्यू। एस क्यू का वैल्यू तो 1 है, एस क्यू का वैल्यू तो 1 रहेगा। ठीक है, और मेरा और यहाँ पे क्या नॉन कोहेसिव सॉइल, तो नॉन कोहेसिव सॉइल मतलब फाई का वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो फाई का वैल्यू ग्रेटर देन 0 मीन्स फाई का वैल्यू मान के चल 10। ठीक है, सपोज फाई का वैल्यू हम लोग क्या लिए ना 10 डिग्री, तो फाई का वैल्यू 10 डिग्री होगा तो 10 डिग्री का कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है? एन क्यू का वैल्यू 9.60, तो यहाँ पे तो 9.60 मल्टीप्लाई कर दे, 9.6 गामा डी प्लस क्या होगा 0.3 या 0.4 जो भी है सर्कुलर या स्क्वायर इंटू 1.2 बस, और कुछ नहीं। अच्छा, एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है, एकदम बेसिक चीज। तो सर पीपीटी तो भेज दीजिए, हमारे पिछला वाला पीपीटी तो बाकी था सर। हाँ, पीपीटी आज भेज दे, पीपीटी आज रेडी करके भेज दे, मतलब नोट्स जो भी है हम भेज देते हैं। पिछला वाला लैब का बाकी था और इसका ये वाला सर। ट्रांसपोर्टेशन लैब तो हाँ सर। ट्रांसपोर्टेशन लैब और इसका भेज देता है आज या कल कॉलेज जाऊंगा तो कल मैं नेट से भेज दूंगा, ठीक है? ठीक। अच्छा, और एक चीज क्या था, अच्छा एक न्यूमेरिकल लिख तो, एक छोटा सा न्यूमेरिकल का फिर अच्छा लिख, ये स्क्वायर फुटिंग लिख रहा है। स्क्वायर फुटिंग 2.5 मीटर बाई 2.5 मीटर 2.5 meter by 2.5 meter is built in a homogeneous bed of sand, is built in a homogeneous bed of sand density 2 ton per meter cube, 2 ton per meter cube, and having an angle of shearing resistance is equal to 38 degree. The depth of a base of the footing is 1.5 meter. The depth of a base of the footing is 1.5 meter below the ground surface. And calculate
द सेफ लोड that can be carried by the footing with a factor of safety 3. ठीक, लिख लिया? हेलो, लिखे कि नहीं रिजल्ट? यस सर। ले अब बोल, क्या होगा? सॉल्व कर। हेलो, स्क्वायर फुटिंग क्या बोला गया है? क्वेश्चन में क्या लिखा है? स्क्वायर फुटिंग दिया है 2.5 बाई 2.5, 2.5 बाई 2.5 स्क्वायर फुटिंग है। तो स्क्वायर फुटिंग अगर दिया हुआ है तो हम लोग कौन सा इक्वेशन करेंगे? क्या बोल? SC 1.3 लेंगे। 1.3 CNC लेंगे। हाँ सर, सेकेंड वाले क्वेश्चन SQ1 रहेगा और S गामा 0.8 रहेगा, मतलब 0.4 ले सकते हैं। 0.4 लेंगे। तो देख, फाई इजिकल टू 30 डिग्री है, तो फाई इक्वल टू 30 डिग्री मीन्स जनरल शेयर फेलियर हो रहा है। फाई इक्वल टू 36 डिग्री मतलब जनरल शेयर फेलियर हो रहा है। ठीक है, तो 38 डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग में कौन सा वैल्यू चाहिए? एक एन क्यू का वैल्यू चाहिए और एक एन गामा का वैल्यू चाहिए। तो मेरा क्वेश्चन में दिया रहेगा एन क्यू और एन का वैल्यू चाहिए, और एन सी का जो वैल्यू है वो तो मेरा जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि ना यहाँ पे दिया हुआ है जे होमोजीनियस बेड ऑफ सैंड। क्या दिया हुआ है? होमोजीनियस सिचुएटेड इन ए होमोजीनियस बेड ऑफ सैंड। तो सैंड मतलब सी इज इक्वल टू जीरो, सी इज इक्वल टू जीरो मीन्स द सॉइल इज ए कोहेशनलेस सॉइल, सॉइल इज ए कोहेशनलेस सॉइल। तो द सी इज इक्वल टू जीरो। तो पहला जो टर्म है फर्स्ट टर्म दैट इज द 1.3 CNC का जो टर्म था वो जीरो हो गया। फिर नेक्स्ट आ जाएगा गामा डी इंटू एन क्यू, गामा डी इंटू एन क्यू प्लस 0.4 गामा बी एन गामा। ठीक है, तो इससे सारा वैल्यू यहाँ पे पुट करो। एन क्यू के वैल्यू तुम जानते हो 47, एन गामा 64 और डी कितना दिया 1.5 मीटर, डेप्थ कितना दिया है 1.5 मीटर बिलो द फुटिंग। तो डेप्थ ऑफ फुटिंग इज 1.5 और स्क्वायर फुटिंग में 2.5 बाई 2.5। तो 2.5 यहाँ पे पुट करो बी के जगह में, और डी के जगह में 1.5। गामा कितना दिया है 2 टन पर मीटर क्यूब। तो सारा वैल्यू पुट कर दो, आ जाएगा। फिर क्या फाइंड आउट करना है? नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। क्योंकि ना हमको क्या बोला है, हमको फाइंड आउट करना है सेफ बियरिंग कैपेसिटी निकालना है। ये कैन बी कैरिड आउट बाय ए फैक्टर ऑफ सेफ्टी
3 दे दिया है, कैलकुलेट द सेफ लोड। तो सेफ लोड तभी निकलेगा जब क्यू एस इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, क्यू एन एफ बाई एफ प्लस गामा डी। तो हमको फाइंड आउट करना है नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी। तो नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी अगर फाइंड आउट करना है तो क्यू एफ तो मेरा अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी निकला, तो इससे मेरे को माइनस करना है गामा डी। तो गामा डी मतलब माइनस करना, तो यही इक्वेशन आएगा। ठीक है, तुम लोग नॉर्मली क्यू एफ निकाल लो, फिर उससे माइनस करो गामा डी। तो गामा डी माइनस करोगे तो फिर देखो इतना मिलेगा। तो क्यू एस इक्वल टू क्यू एन एफ बाई एफ इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्लस गामा डी तो मेरा आ जाएगा 125 टन पर मीटर स्क्वायर, 125 टन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज द सेफ लोड। अब क्वेश्चन में दिया हुआ था यूज कैलकुलेट द सेफ लोड दैट कैन बी कैरी बाय फुटिंग। फुटिंग से कितना लोड कैरी हो रहा है, तो फुटिंग का एक्चुअली यहाँ पे विड्थ दिया हुआ है 2.5 बाई 2.5। तो पर स्क्वायर मीटर मेरा कितना लोड आ रहा है उसको फाइंड आउट करना है। तो 125 इंटू 2.5 का स्क्वायर फुटिंग है, एरिया से। हाँ एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 780 टन आ जाएगा। क्लियर? यस। बस ऐसे इसी टाइप के न्यूमेरिकल आता है। बाकी और है तो एकदम बेसिक न्यूमेरिकल था। तो रहने दीजिए सर, अब मेरी बैटरी भी खत्म हो गया फोन का, एक और क्लास है। अच्छा ठीक है सर, कल कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सब कुछ समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम हुआ? निजामुद्दीन, ऋतिक, अंकित, प्रियंका तो बात ही नहीं करता, उसका पता नहीं कहाँ चले जा रहा है। ओके, थैंक यू सर।